प्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास तो ये पी क्यू वैक्टर है, तो पी क्यू वैक्टर अगर है तो हमें मान लीजिए इसके कंपोनेंट्स दे रखे हैं। कंपोनेंट्स मतलब इसकी पोजीशन दे रखी है, और पोजीशन हमको ऐसे दे रखी है कि भैया क्या प्लस 4j क्या प्लस 7k क्या, मान लीजिए ये दे रखा है। तो ये जो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया इसका एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट एक्स की डायरेक्शन में, ये वाला हो गया वाई की डायरेक्शन में, और ये वाला हो गया जेड की डायरेक्शन में। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में अगर हम अलग अलग कंपोनेंट्स के तौर पर अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी क्वांटिटी को, तो दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट फॉर्म। अच्छा, तो जरा देखिएगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ कंपोनेंट फॉर्म इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स द फोर्स मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो फोर्स भी, मोमेंटम भी, फोर्स भी, मोमेंटम भी और एक्सेलरेशन को भी, इनको तीनों को कंपोनेंट्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करा गया है? न्यूटन्स का सेकंड लॉ में कंपोनेंट फॉर्म में, तो इसमें क्या है कि एफ वेक्टर जो है इसको बोला है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये हो गया। इसी तरीके से जो मोमेंटम है, मोमेंटम को पी वेक्टर बोल देते हैं। तो उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, एक्स की डायरेक्शन वाले को पी एक्स बोल दिया, पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप और पी जेड के कैप, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये पी वेक्टर हो गया। उसके बाद ए वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर जो है इसको क्या बोल दिया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये हो गया। द वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ इज, द वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इज क्या होगी, हमने एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी पी वेक्टर बाई डी टी, डी पी वेक्टर बाई डी टी, हमने इसी की हेल्प से एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी पी वेक्टर बाई डी टी, हमने इसी की हेल्प से कैलकुलेट करा था एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर। ठीक है, तो ये हम जानते ही। तब आपको क्या करना है कि ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जैसे एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर की जगह हम रख देंगे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक है, इज इक्वल टू डी पी वैक्टर बाई डी टी। इसका मतलब क्या है कि डी बाई डी टी ऑफ पी वैक्टर आपको करना है। तो यहाँ पर लिखिएगा डी बाई डी टी ऑफ, अब पी वैक्टर लिख लो। पी वैक्टर क्या हो जाएगा, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, ये हो गया। इसका मतलब क्या है कि भाई आप यहाँ पर डी बाई डी टी जब हम कर देते हैं मोमेंटम का, तो वो हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एम, बाहर तो लिख दिया एम, और यहाँ पर सबका हो जाएगा। एक्चुअली अगर हमें कायदे से ये अलग अलग करना चाहिए। ये ऐसे हो गया डी पी एक्स बाई डी टी आई कैप, फिर डी बाई डी टी ऑफ पी वाई जे कैप, तो डी बाई डी टी ऑफ पी वाई जे कैप, फिर डी बाई डी टी ऑफ पी जेड के कैप, पी जेड के कैप, ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कि डी पी बाई डी टी जब हम करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर आती है। तो ये हो गया एम ए एक्स आई कैप, ये हो गया एम ए वाई जे कैप, और ये हो गया एम ए जेड के कैप। मेरी बात अगर नहीं समझ में आई और बताता हूँ भाई, डी पी बाई डी टी इसको हम पहले प्रूव कर चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो डी पी बाई डी टी कैसे होता है, ये सीधी सीधी बात है कि भाई डी बाई डी टी ऑफ पी, ये जो पी वेक्टर है, ये पी वेक्टर क्या होता है, एम वी वेक्टर। तो मास इज अ कांस्टेंट, मास बाहर आ गया, और डी बाई डी टी ऑफ वी वेक्टर, जब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता है तो मतलब वो मेरे को एक्सेलरेशन दे देता है, एम ए वेक्टर। तो इसी तरीके से हमने क्या करा कि जब डी पी बाई डी पी एक्स बाई डी टी करेंगे तो वो एम ए एक्स हो जाएगा, डी पी वाई बाई डी टी करेंगे तो एम ए वाई हो जाएगा। अभी तीनों में एम आ रहा है,
तो m निकाल लिया कॉमन, तो ये आ गया ax i कैप प्लस ay g कैप प्लस az k कैप, ये हो गया। अच्छा जी, अब आप एक काम करिए, पेज नंबर 12 पर आ जाइए। यहाँ तक सिर्फ इतना था कि हम अगर न्यूटन के सेकंड लॉ को अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर अगला जो टॉपिक है वो है इम्पल्स, पेज नंबर 12 पर है इम्पल्स, नेक्स्ट टॉपिक आपको इम्पल्स। तो इम्पल्स जो है वो क्या है देखिएगा, इम्पल्स इज द total effect of a large force which acts for a short time to produce a finite change in momentum, तो एक बहुत बड़ी फोर्स, हम कहते हैं ना कि कोई किसी भी चीज़ को अगर स्ट्राइक करा जाता है उस पर, और अगर इम्पल्सिवली स्ट्राइक करा जाए, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप बहुत थोड़े टाइम ड्यूरेशन के लिए आप उसको टच कर रहे हैं। जैसे अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं, तो जब क्रिकेट कोई भी खिलाड़ी खेलता है तो जैसे ही वो बैट से शॉट मारता है बॉल पर, तो उसमें होता क्या है कि जो बॉल होती है वो बॉल से ज़्यादा देर तक चिपका कर नहीं रखता बैट को, नहीं तो उसको मतलब वो इफ़ेक्ट नहीं आ पाएगा जो इफ़ेक्ट वो लाना चाहता है। तो क्या करते हैं कि वो बैट से ऐसे मारता है तो बैट को रोक लेता है बस वहीं पर। वो रोकने का मतलब क्या है कि वो बॉल से बस एक छोटे से इंस्टेंट के लिए उसको टच करता है। तो जब हमारे पास बहुत बड़ी फोर्स होती है, और बहुत बड़ी फोर्स जब इम्पैक्ट डालती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर बहुत छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर देखिएगा, इम्पल्स इज द टोटल इफेक्ट ऑफ अ लार्ज फोर्स विच एक्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम for which it acts and is equal to the total change in momentum, तो मोमेंटम में जो टोटल चेंज होता है ये उसी के इक्वल होता है, मोमेंटम के टोटल चेंज के इक्वल होता है क्या, इम्पल्स। और इम्पल्स कैसे निकाला जाता है, इम्पल्स निकाला जाता है वो फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। तो देखिए ये क्या हो गया, इम्पल्स is equal to force into time duration। फोर्स into time duration, ठीक है। और उसको बोल देते हैं टोटल चेंज इन मोमेंटम के इक्वल। ऐसा क्यों है अभी बताता हूँ। ऐसा क्यों है वो अभी देखते हैं। वापस से आते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ पर। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो अप्लाइड फोर्स है F इज इक्वल टू dp वेक्टर बाई dt, ठीक है। अब ये dp वेक्टर क्या है, ये है बेटा चेंज इन मोमेंटम, और नीचे क्या है, नीचे है टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन। तो हमने यही तो कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम को ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल देते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू फोर्स है। तो अगर टाइम ड्यूरेशन को फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एफ इंटू डी टी करते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डीपी वेक्टर। या डीपी वेक्टर क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो वही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, टोटल चेंज इन मोमेंटम, समझ गए। तो ये जो इम्पल्स है, इम्पल्स बेसिकली कुछ भी नहीं है, मोमेंटम के चेंज को ही इम्पल्स कह देते हैं। समझ में आ गया। मोमेंटम का जो चेंज होता है उसी को हम इम्पल्स बोल देते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को, बताइए। यस सर। यस सर। आयुषी, गरिमा, लक्षिता, नमन, न्यासा, वत्सल। यस सर। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ। तो इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय जे वेक्टर। तो इम्पल्स को हम जे वेक्टर से डिनोट करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, अब उसके बाद देखिएगा, इम्पल्स हैज़ द प्रोडक्ट ऑफ
फोर्स एंड टाइम, इम्पल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ये dt वेक्टर यानी कि चेंज इन मोमेंटम, यही तो इम्पल्स है एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ये हमको यहाँ पर शो करना है। तो जरा देखिएगा ये क्या है, छोटा सा डेरिवेशन है इसका कि सपोज द फोर्स एफ वेक्टर एक्ट्स फॉर अ स्मॉल टाइम dt, द इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज गिवन बाई, द इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज गिवन बाई, तो ये क्या है एफ dt, यहाँ लिखिएगा इम्पल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, इम्पल्स as the impulse as the product of impulse as the product of force and time, suppose the force F vector acts for a small time dt, the impulse of the force is given by, तो impulse किस तरीके से बताई जाएगी, dj vector is equal to F vector into dt is equal to F vector into dt. So if we consider a finite interval of time from t1 to t2, then the impulse will be finite interval of time t1 to t2. finite interval of time का मतलब क्या है, हमने कहा कि हम impulse check कर रहे हैं यहाँ पर, तो इम्पल्स का मतलब क्या हुआ, इम्पल्स का मतलब ये हुआ कि हमने एक शॉट खेला, कोई भी हमने एक शॉट खेला, फॉर एग्जांपल हमने टेनिस का रैकेट से हमने बॉल को हिट करा, तो हम एक इंस्टेंट के लिए हिट कर रहे हैं, जस्ट छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए। तो मैंने कहा कि कितनी देर तक टच करके रहेगा रैकेट, बॉल को कितनी देर तक टच करके रहेगा, हमने ये कहा कि मान लीजिए जिस टाइम उसने टच करा उस टाइम को आप 0 सेकंड मान लीजिए, तो वो शायद 0.1 सेकंड या 0.2 सेकंड तक के लिए टच करके रहेगा। तो जो मेरा इनिशियल टाइम है दैट इज़ 0 सेकंड और जो मेरा फाइनल टाइम है दैट इज़ 0.2 सेकंड। तो t1 और t2 ये हो गए, ये जो फाइनाइट टाइम इंटरवल है ये वो है कि कितनी देर तक वो टच करके रहेगा। बताइए जी, ये समझ में आ गया फाइनाइट टाइम इंटरवल का मतलब? Yes sir. Yes sir. ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ फिर। अब इसके बाद देखिए dj वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर इनटू dt, ये हो गया। तो इसको क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला कि इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, जब dj वेक्टर है तो मैं टोटल इम्पल्स निकालना चाहता हूँ, तो इंटीग्रेट करा जाएगा। तो j वेक्टर कैसे मिलेगा, जैसे dx को इंटीग्रेट करते हैं तो x आ जाता है, तो dj को इंटीग्रेट करेंगे तो j आ जाएगा। तो j वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dj वेक्टर, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f वेक्टर डॉट dt। ठीक है, तो इधर हो गया t1 और इधर हो गया t2, t1 से t2। ठीक, उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर हमने ये कहा कि भाई j वेक्टर इफ f एवरेज इज द एवरेज फोर्स, हमने ये कहा कि अगर एक एवरेज फोर्स निकाल ली जाए कि कितनी फोर्स लग रही है उस जगह से टाइम ड्यूरेशन में कितनी फोर्स लग रही है, तो उस फोर्स को हमने f एवरेज मान लिया, एक एवरेज फोर्स निकाल ली। तो j वेक्टर विल बी इक्वल टू j वेक्टर विल बी इक्वल टू, इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन t1 टू t2 f एवरेज और dt। अब क्या करना है कि ये जो f एवरेज है, एवरेज फोर्स हमने निकाल ली, तो एवरेज फोर्स तो कांस्टेंट हो जाएगी, तो उस कांस्टेंट को हमने बाहर ले लिया। अच्छा, कांस्टेंट का पता कैसे चलता है, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो उस इंटीग्रेशन वाले टर्म में, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन वाला जो पूरा एक्सप्रेशन होता है उसमें जैसे यहाँ पर dt लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि जो t वाला टर्म है ना यही वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। तो f एवरेज बाहर आ गया, तो j वेक्टर इज इक्वल टू f एवरेज को मैंने बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन t1 टू t2, इंटीग्रेशन t1 टू t2 और ये हो गया dt। तो फिर वही बात है कि भाई जो dt है जब dx को इंटीग्रेट करते हैं तो t आ जाता है, तो इसी तरह से dx को इंटीग्रेट करते हैं तो x आ जाता है, तो इसी तरह से जब dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t आ जाएगा। तो j वेक्टर इज इक्वल टू f एवरेज वेक्टर और dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t आ जाएगा, ये हो गया t1 टू t2। और t1 टू t2 तो एक बार t की जगह अपर लिमिट डाल दो
में एक बार डबल डिग्री डाल दो तो T2 माइनस T1। तो आप यहाँ पर देखेंगे पेज नंबर 1 पर बिल्कुल लास्ट में हम यहाँ तक ही पहुँचे हैं अभी। उसके बाद आगे आइए, ये जो टाइम ड्यूरेशन है, छोटा सा जो टाइम ड्यूरेशन है, इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे डेल्टा टी। तो हमने कहा जे वेक्टर इज इक्वल टू एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, ये हो गया। इसका इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज फोर्स एंड द टाइम इंटरवल फॉर विच इट एक्ट्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सभी बच्चे बता दीजिए। यस सर। ठीक है, चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम देखते हैं जरा। 1 मिनट वेट करिए बस, मैं 1 मिनट में जरा आ रहा हूँ। चलिए पेज नंबर 13 पर आ जाइए, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में देखिए, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का मतलब ये है कि भाई हमारा जो इम्पल्स है, इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक है ना, वो चीज़ हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखी हुई थी कि इम्पल्स इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, उसके बाद
According to Newton's second law of motion, applied force is equal to rate of change of momentum. तो F vector is equal to dp vector by dt. ये हम कई बार से लिखते आए हैं, तो इसको मैं इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, सीधा बोल रहा हूँ। और इसी तरह से F vector डॉट dt is equal to dp vector हो गया, ठीक है ना। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में यहाँ से मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, तो ये ऐसे हो गया। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि F वेक्टर डॉट dt इज इक्वल टू dp वेक्टर, ठीक है। अब है if in time 0 to t the momentum of the body changes from p1 to p2। अगर टाइम 0 से t में मोमेंटम p1 से p2 चेंज हो जाता है, then integrating the above equation within these limits we will get, देखिए कि टाइम हमारा कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, F वेक्टर डॉट dt, तो टाइम हमारा चेंज हो रहा है 0 से t, और उस दौरान जो मोमेंटम है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, p1 से p2 चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है p1 से p2। तो अब अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये जो F वेक्टर है, इस F वेक्टर को आप ऐसे ही रहने दीजिए, 0 से t F वेक्टर डॉट dt, F वेक्टर डॉट dt इज इक्वल टू, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वही सिंपल फंडा है कि भाई dx को इंटीग्रेट करते हैं तो x आ जाता है, तो dp वेक्टर को इंटीग्रेट करेंगे तो p वेक्टर आ जाएगा, p वेक्टर आ गया। अब इसके बाद आपको p1 से p2 इंटीग्रेट करना है, p1 वेक्टर से p2 वेक्टर लेंगे तो लोअर लिमिट में लिखेंगे p1 वेक्टर और अपर लिमिट में लिखेंगे p2 वेक्टर। अब इसके बाद ये जो F वेक्टर डॉट dt है, ये जो F वेक्टर डॉट dt है, इस F वेक्टर डॉट dt को, इसी को तो इम्पल्स बोलते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है कि F वेक्टर इंटू टी लिख दूँ मैं सीधा सीधा, वो भी वही आ जाएगा। आप अगर F वेक्टर देखेंगे यहाँ पर t है, आपने क्या कहा कि ये F वेक्टर हो गया और इंटीग्रेशन 0 से t और dt, और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, p2 वेक्टर, एक बार p की जगह p2, एक बार p की जगह p1, और बीच में सब्ट्रैक्शन। तो p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर, और जब dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t आ जाएगा, तो F वेक्टर इंटू t, और लोअर लिमिट भी 0 से 0 और अपर लिमिट t, और ये हो गया p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर, और ये क्या हो गया F वेक्टर इंटू t माइनस 0 इज इक्वल टू p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर। तो सीधी बात है कि ये F वेक्टर डॉट t क्या हो गया, ये सीधा इसको j वेक्टर बोलो इम्पल्स, तो p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर, तो आपका जो इम्पल्स है वो सीधा सीधा चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। Thus the impulse of a force is equal to the total change in momentum produced by the force. This relationship between impulse and momentum is known as impulse momentum theorem. यही आपकी impulse momentum theorem है, ठीक है। आगे चलते हैं, पेज नंबर 14 देखिए। पेज नंबर 14 पर आइए, मेजरमेंट ऑफ इम्पल्स बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकली हम इम्पल्स को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो पहला केस देखिए, बना कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। जब कोई ये कांस्टेंट फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करती है तब मोमेंटम, इसको इम्पल्स को कैलकुलेट करने का मेथड क्या होता है, देखिएगा। मैंने कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, सपोज अ कांस्टेंट फोर्स F acts on a body from time t1 to t2. The force time graph is a straight line AB parallel to the time axis as shown. तो कांस्टेंट फोर्स का मतलब ये है कि हमारी जो फोर्स है वो फिक्स्ड है, हमारी फोर्स बार बार चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है। अब इधर वाई एक्सिस पर तो ले लिया फोर्स, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर ले लिया टाइम। वाई एक्सिस पर फोर्स और एक्स एक्सिस पर टाइम। अब यहाँ टाइम t1 है, यहाँ पर टाइम t2 है, और फोर्स फिक्स कर दी क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है।
ये फोर्स हो गई F। अब ये कहा गया कि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए फोर्स एक्ट कर रही है किसी बॉडी पर, तो यहाँ से और यहाँ तक फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पर T1 से T2 तक। तो फोर्स तो हमारी फिक्स है, टाइम T1 पर भी फोर्स यही, T1 से आगे भी फोर्स यही, T1 से थोड़ा सा और आगे भी यही, और T2 तक जाते जाते हमारी फोर्स वही सेम कांस्टेंट। तो हम वही कांस्टेंट फोर्स वाला ही केस देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है कि अगर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालें ग्राफिकली, अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। अब इसमें क्या है कि ये वाले पॉइंट को बोल दिया A, इस वाले को B, इस वाले को C और इस वाले को D। और इसका ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ के और टाइम एक्सिस के बीच का हमने एरिया निकाल लिया। तो यहाँ लिखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू एरिया, ऐसे ही निकाल रहे हैं अभी, देखते हैं कि एरिया निकालकर होता क्या है। तो एरिया इसको लिखा AD इंटू AB, AD में AB को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मुझे नहीं पता कि ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, लेकिन रेक्टेंगल जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि AD इंटू AB, AD इंटू AB। अब ये जो AD है ये कितना है, ये फोर्स के बराबर है, और जो AB है, AB मुझे दिखाई दे रहा है ये वाली लेंथ कितनी होगी, T2 माइनस T1, T2 में से T1 को सब्ट्रैक्ट करो। तो मान लो यहाँ पर 5 लिखा होता और यहाँ पर 2 लिखा रहता, तो 2 सेकंड और 5 सेकंड के बीच में टाइम कितना लगेगा। आप ऐसे ही बोल दो कि 3 को कैसे आया, 5 माइनस 2 करके, तो इधर T2 है और इधर T1 है, तो इन दोनों के बीच में टाइम कितना रहा होगा, T2 माइनस T1। तो आप यहाँ लिखेंगे F इंटू T2 माइनस T1, F इंटू T2 माइनस T1। मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स ऑफ फोर्स F इन टाइम इंटरवल T, वेयर T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स आ गई ना, हमने फोर्स में किसको मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम ड्यूरेशन को। फोर्स में जब टाइम ड्यूरेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो इम्पल्स आ जाता है। तो इसका मतलब अगर फोर्स और टाइम का ग्राफ दे रखा हो और एक कांस्टेंट फोर्स दे रखी हो हमको, तो हम उस ग्राफ के नीचे का एरिया निकालेंगे, हमारे पास सीधा सीधा इम्पल्स आ जाएगी, ठीक है। जैसा मोशन का स्ट्रेट लाइन में हमने देखा था कि अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का अगर मैं एरिया निकाल लूँगा तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर मेरे पास फोर्स और टाइम का ग्राफ है, तो उसके नीचे का अगर हम एरिया निकालेंगे तो हमारे पास इम्पल्स आ जाएगा। अब अगला देखिए बी वाला जो केस है, इसमें क्या दे रखा है हमारा, वेरिएबल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। वेरिएबल फोर्स जब एक्ट करेगी किसी बॉडी पर तो हम कैसे निकालेंगे भाई, तो भी हम अगर एरिया निकालेंगे तो तब भी हमारे पास इम्पल्स ही आएगा। तो मेरा वेरिएबल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, सपोज अ वेरिएबल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर टाइम T2 minus T1 is equal to T, the force time graph is a curve ABC, is a curve ABC as shown। तो जरा देखिएगा, हमने अब बी केस में ये देखा कि मैंने वेरिएबल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, तो यहाँ पर ले लिया मैंने वाई एक्सिस पर फोर्स और एक्स एक्सिस पर ले लिया हमने टाइम, ठीक है। और अब ग्राफ कुछ इस तरीके का बन रहा है, ऐसे ग्राफ का मतलब, और टाइम ड्यूरेशन इसको बोल दिया मैंने ग्राफ को ए, इस टॉप पॉइंट को बोल दिया बी, इस लोअर पॉइंट को बोल दिया सी। यहाँ वाला जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज T1 और ये T2, ये हो गया। तो अब इसमें ये ऐसा ग्राफ क्यों बनाया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि हमारी जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो हमारी फोर्स की वैल्यू भी बढ़ रही है, बढ़ती गई टाइम के साथ साथ बढ़ती गई, मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंची, फिर धीरे धीरे टाइम के बढ़ने के साथ साथ फोर्स जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि अब इसमें आप लोगों के लिए मतलब सीधी सीधी बात एक चीज़ तो ये है कि जब भी इस तरीके का कोई कर्व शेप वाला कोई ग्राफ आता है तो उसके नीचे का अगर हमको एरिया निकालना होता है ना, तो कोई भी अजीब सी शेप है, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है या फिर ट्राइंगल है, तो ये मतलब प्रॉपरली डिफाइंड शेप्स हैं। तो इन शेप्स के हमारे पास एरिया कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं।
लेकिन अगर कोई अजीब सी शेप आ जाए, उसका एरिया निकालना हो, तो वो हमेशा इंटीग्रेशन से निकाला जाता है। तो ये चीज़ अभी फ़िलहाल तो आपको बस याद रखनी पड़ेगी, 12th क्लास में इसका पूरा प्रॉपर चैप्टर है। तो अभी के लिए बस आपको ये याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी रेगुलर से अलग तरीके की शेप है, मतलब इर्रेगुलर शेप है, तो उसके नीचे का अगर मुझे एरिया निकालना है तो हम सीधा सीधा इंटीग्रेट करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर एरिया अंडर द फोर्स, ये इन्होंने जे निकाला, कैसे जे निकालेंगे, इंटीग्रेशन T1 to T2 F dt, ये करके तो हम इसको बोल देंगे कि एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये है कि भाई अगर रेगुलर शेप होगी तो रेगुलर शेप का तो एरिया मैं निकालना चाहता हूँ, रेक्टेंगल का एरिया जैसे हमने लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके निकाल लिया। लेकिन अगर हमको इर्रेगुलर शेप दे रखी होगी तो इर्रेगुलर शेप का जो एरिया है, इर्रेगुलर शेप का एरिया आप कैसे निकालेंगे, आप इंटीग्रेट करके निकाल देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया इसका वेरिएबल फोर्स के केस का। द एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। तो हमारे पास इम्पल्स आ जाता है हमेशा। यहाँ तक बता दीजिए भाई, सभी को क्लियर है? आयुषी, गरिमा, कौस्ता, लक्षिता, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पेज नंबर 15 पर देखिएगा। पेज नंबर 15 पर देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स। वी नो दैट इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अच्छा, इफ टू फोर्सेस F1 and F2 act on a body to produce the same impulse or change in momentum, then their time durations T1 and T2 should be such that F1 T1 is equal to F2 T2। अगर दो अलग अलग फोर्सेस हैं, if two forces F1 and F2 act on a body to produce the same impulse, अगर कोई दो अलग अलग फोर्सेस हैं, वो किसी बॉडी पर एक्ट कर रही हैं और सेम इम्पल्स प्रोड्यूस कर रही हैं, सेम इम्पल्स प्रोड्यूस कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उनके टाइम ड्यूरेशंस वो कुछ कुछ अलग हो गए, भाई फोर्सेस अलग अलग हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स, तो फोर्सेस अलग अलग हैं, तो जब फोर्सेस अलग अलग हैं तो हम ये कहेंगे कि भाई उनको इम्पल्स अगर उनका सेम है तो फिर टाइम ड्यूरेशंस भी अलग अलग होंगे, और कुछ इस तरह से ताकि दोनों को मैच कर सकें। F1 T1 इज इक्वल टू F2 T2। ठीक है, देखिएगा एग्जाम्पल्स देखिए। पहला एग्जाम्पल है, अ क्रिकेट प्लेयर lowers his hands while catching a ball. When the ball is caught, the impulse received by the hands is equal to the product of the force exerted by the ball and the time taken to complete the catch. By moving the hands backwards, the cricketer increases the time of catch. The force exerted on his hands becomes much smaller and it does not hurt him। ठीक है, तो इम्पल्स जो है, इम्पल्स को चेंज नहीं करा जा सकता, लेकिन एक काम करा जा सकता है। देखिए F1 T1 is equal to F2 T2, ये है।
अब एक क्रिकेटर ने शॉट खेला, बड़ी तेज़ी से बॉल उड़ती हुई जा रही है हवा में, और जो फील्डर ने उसका कैच पकड़ने की कोशिश करी। अब जब वो कैच पकड़ता है तो कैच दो तरीके से पकड़ा जा सकता है। अब जब क्रिकेटर ने शॉट खेल लिया है तो शॉट खेलने का मतलब क्या है कि उसने एक पर्टिकुलर फोर्स लगा दी है, अब आप बॉल को इस तरह से कैच करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे तो चोट लगेगी, है ना। एकदम से फोर्स आ रही है पूरा, और टाइम ड्यूरेशन कि भाई कितनी देर में रुका, तो हम ये कहेंगे कि अगर स्लो मोशन में चेक करें तो ऐसे बॉल आई, यहाँ इस कॉर्नर पर टच करी और हल्का सा उस पर लगते हुए हाथ पर, और अल्टीमेटली रुक गई। तो हमने कहा कि 0.1 सेकंड में शायद, या 0.01 सेकंड में, लगा इतने कम ड्यूरेशन में वो जो बॉल है वो रुक गई। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आपने क्या करा कि आप अपना जो हाथ है, आपने अपने हाथ को पीछे खींच लिया थोड़ा सा। तो पीछे खींचने का मतलब क्या है, हाथ पीछे खींचने का मतलब ये है कि आप उसको रोकने के लिए जो टाइम लग रहा है, आप उस टाइम को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। रुकने के लिए जो टाइम लग रहा है, आप उस टाइम को बढ़ा रहे हैं, और जब आप टाइम बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, तो आपने टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पहले जो इम्पल्स लग रहा था वो F1 था, क्योंकि पहले टाइम बहुत कम था कि आपने यूँ रोक दिया एकदम, वो झटके से आगे रुक गया बॉल, ठीक है। उसके बाद वो झटके से एकदम रुक गया। उसके बाद क्या हुआ कि F2 T2, अब आपने दूसरे केस में क्या करा कि टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दिया। तो जब एक वैल्यू को बढ़ाओगे तो ये जो दूसरी वैल्यू है ये कमी तो होगी, उसको बैलेंस मेंटेन करने के लिए आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि F1 वेक्टर अपॉन F2 वेक्टर इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। तो ये जो T1 है ये पहले वाले केस का टाइम ड्यूरेशन है कि पहले जब आपने बॉल को ऐसे रोका, तो जब आपने बॉल को ऐसे रोका तो वो एकदम झटके से रुक गई, तो वो टाइम ड्यूरेशन कम था, ठीक है। तो अब आपने टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया, जब आपने टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया तो इससे रिलेटेड जो फोर्स है, दूसरे वाले केस की फोर्स है, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि टाइम और फोर्स दोनों के दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। समझ में आ गया, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, और हम यही चाहते हैं कि वो फोर्स जो है वो हमारे हाथ पर कम लगे, और जब फोर्स हमारे हाथ पर कम लगेगी तो हमको चोट कम लगेगी। समझ में आ गया, बताइए। यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड जो है इसका एक और एग्जांपल है, अ पर्सन फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टेन हाइट receives more injuries when he falls on a cemented floor than when he falls on a heap of sand। इसका मतलब भी वही है। हीप ऑफ सैंड का मतलब क्या है कि जो सैंड होता है, सैंड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है। तो सैंड को अगर हम दबाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो दब जाता है। तो अगर कोई हाई जंपर है, खास तौर पर हाई जंपर है या लॉन्ग जंपर है, क्योंकि हाई जंपर की बात करें क्योंकि जो हाई जंपर एक हाइट के साथ में गिरता है, तो वो एक जो रेत होता है, रेत के ढेर पर वो गिरे तो उसमें होगा क्या कि वो एकदम से झटके से नहीं गिरेगा। सीमेंटेड फ्लोर पर क्या है, सीमेंटेड फ्लोर दबेगा नहीं, और रेत जो है वो दबेगा। मान लीजिए रेत इतनी लेवल पर है और वो दबते दबते इस लेवल पर आ गया, ठीक है। तो जब वो दबने में उसको टाइम लगा, इसका मतलब जो पर्सन कूदा है उसके ऊपर, जो एथलीट कूदा है उसको नीचे रुकने में उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब क्या, टाइम लग रहा है, यानी कि टाइम ड्यूरेशन आपने बढ़ा दिया, और जब आपने टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया तो जो इफेक्ट है फोर्स का वो कम लगेगा, उसको चोट कम लगेगी। वही चीज़ यहाँ पर भी है, देख लीजिए। ऑन द सीमेंटेड फ्लोर द पर्सन इज स्टॉप्ड एब्रप्टली मतलब सडनली, एकदम झटके से, एब्रप्टली। सो द सीमेंटेड फ्लोर एक्सर्ट्स अ लार्ज फोर्स ऑफ रिएक्शन causing him, पेज नंबर 16 पर आ जाइए, causing him severe injuries। When the person falls on a heap of sand, the sand yields का मतलब क्या है, दब जाता है, डिप्रेस हो जाता है। The sand yields मतलब gets depressed under his weight। The person takes longer time to stop। This decreases the force exerted by the floor on the person। जब उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है रुकने में, तो जो फोर्स लग रही है वो उसके ऊपर कम लगेगी, तो उसको चोट कम लगेगी, ठीक है। अगला देखिएगा,
A batsman hits back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो एक बैट्समैन जो है वो बॉल मतलब वो खेल रहा है और बॉल एकदम आई और उसने उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो आ रही थी उसी डायरेक्शन में उसको लौटा दिया और उसकी स्पीड चेंज नहीं करी। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड उसकी 12 मीटर पर सेकंड थी, उसकी स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं करी। If the mass of the ball is 0.15 किलोग्राम, determine the impulse imparted to the ball। कि बॉल को कितनी इम्पल्स उसने दी, ये आपको बताना है। इम्पल्स imparted to the ball। तो देखिएगा इम्पल्स कैसे निकलेगी। हमने ये देखा कि इम्पल्स बेसिकली है क्या, इम्पल्स है आपका चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में जो चेंज हुआ दैट इज इम्पल्स। ठीक है, अच्छा जी, तो इस क्वेश्चन में हमने ये बोला कि मास कितना दे रखा है, बॉल का मास कितना दे रखा है, बॉल का मास है 0.15 किलोग्राम। 0.15 किलोग्राम। ठीक है, m1 बोलते हैं इसको, m1। और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको मैंने बोल दिया u1, इनिशियल वेलोसिटी को u1 बोल दिया। तो वो जो u1 है वो कितनी देर रखी है, 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये तो इनिशियल कंडीशन हो गई। तो इसका मतलब हमारा जो P1 है, P1 क्या आ जाएगा, u1 मास इंटू वेलोसिटी तो होता है मोमेंटम। तो 0.15 इंटू 12, ठीक, 15 12 होता है 180। तो ये हो जाएगा 1.80, यानी कि 1.8 बोल दीजिए। तो 1.8 क्या किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हो गया। अब P2 निकालो। तो फिर क्या होगा कि उधर से बॉल आई तो बॉल का कुछ पर्टिकुलर मास था, कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी थी। क्रिकेटर ने इधर से, बैट्समैन ने उसको खेला तो उसकी डायरेक्शन, उन्होंने बोला कि डायरेक्शन जो है मतलब उसका एंगल बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो चला जाएगा बॉल। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि मास उसका सेम रहेगा 0.15 किलोग्राम, लेकिन जो अब फाइनल वेलोसिटी है वो हमारी तरफ आ रही थी, अब वो बॉलर की तरफ जा रही है बॉल, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 12 गुना लेकर -12 में गया, -12 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी आपने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। ठीक है, तो अब देखिएगा, और इनिशियल स्पीड उसकी हमने चेंज नहीं करी, डायरेक्शन तो चेंज होगी, पता है। अब जरा देखिए P1 क्या निकलेगा, सॉरी P2 क्या निकलेगा। आप इसको बल्कि हाँ ठीक है, हम P1 आपने बोल दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये कितना हो जाएगा 0.15 इंटू -12, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इम्पल्स निकालना है, तो इम्पल्स कैसे निकलेगा, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि P2 माइनस P1, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट करो। तो फाइनल मोमेंटम क्या था, -1.8, माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या था 1.8, -1.8 कितना हो गया, -3.6। इसको चेंज इन मोमेंटम ही तो है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो आप, और इसको आप ns न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों यूनिट्स को बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो J है, J यानी कि जो इम्पल्स है, ये फोर्स इनटू टाइम ही तो है, फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, टाइम की यूनिट न्यूटन सेकंड होती है। आप कहोगे भाई मैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड को ही तो डिफरेंस निकाल रहा हूँ, तो वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड आना चाहिए, तो भाई वो भी यही है न्यूटन सेकंड। कैसे, देख लो, ये किलोग्राम है, और ये है मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो आप ये देखिए कि फोर्स कैसे निकलता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास यानी कि एक तो किलोग्राम मिलना चाहिए और एक एक्सेलरेशन यानी कि ms की पावर -2। ठीक, तो अब आप ms की पावर -2 बनाने के लिए क्या करेंगे कि s की पावर -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया,
और एस की पावर -1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर तो बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर तो ये बन गया, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसको हम सीधा सीधा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम सीधा सीधा मीटर बोल देते हैं। और ये एस की पावर -1 नीचे डिनोमिनेटर में था, ये ऊपर आकर क्या बन जाएगा एस, ये वो तो गया न्यूटन सेकंड। समझ गए कि नहीं बताइए? Yes, sir. ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अगला लॉ जो है, अगला लॉ बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, बेहद आसान है। अगला लॉ है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। If FBA vector is the force exerted by body A on B and FAB vector is the force exerted by body B on A, then according to Newton's third law, FAB vector is equal to minus FBA vector. ठीक है, तो FAB vector का मतलब क्या है कि A B पर फोर्स लगा रहा है तो फिर B A पर लगाएगा फोर्स। is equal to minus F BA vector. तो फोर्स ऑन A by B is equal to minus of force on B by A। इसका मतलब ये है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। अगर एक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो रिएक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पहला है न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द फोर्सेस। न्यूटन का थर्ड लॉ नेचर ऑफ द फोर्सेस के इररिस्पेक्टिवली एक्ट करता है। मतलब आपका फोर्स वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कैसा भी फोर्स हो, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन वहाँ पर एक्ट करेगा ही करेगा। सेकंड है एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों के दोनों अलग अलग बॉडीज पर एक्ट करते हैं। थर्ड, द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। एक्शन और रिएक्शन के फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, बैलेंस तो कर देते हैं लेकिन कैंसिल नहीं करते हैं। ये नहीं कहते कि उसने उसको कैंसिल कर दिया। फोर्थ है नो एक्शन कैन अकर इन द एब्सेंस ऑफ रिएक्शन। तो एक्शन कभी हो ही नहीं सकता अगर रिएक्शन नहीं है, तो रिएक्शन जरूर होगा, हर जगह होगा। उसके बाद है आपका एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है ये आप देख लीजिए। जैसे पहला है बुक कैप्ट ऑन अ टेबल। तो अगर टेबल पर एक बुक रखी हुई है तो ये कोई मैं डायग्राम बनाकर समझाऊँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। द बुक एक्सर्ट्स अ डाउनवर्ड फोर्स यानी कि एक्शन ऑन द टेबल इक्वल टू इट्स ओन वेट। तो बुक जो है वो अपने वेट के बराबर ही उस पर टेबल पर फोर्स लगाती है। तो फोर्स लगती है नीचे की तरफ, तो जो रिएक्शन फोर्स है वो लगेगा ऊपर की तरफ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ द टेबल ऑल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपवर्ड फोर्स कैपिटल R which is called reaction on the book such that R vector is equal to minus W vector। तो W वेक्टर क्या है कि उसका जो वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो जो रिएक्शन फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट करेगा। As the book is under the action of two equal and opposite forces, it remains in equilibrium। तो इस वजह से क्योंकि बुक रेस्ट में है तो हम ये कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में रहेगी, यानी कि रेस्ट में रहेगी, क्योंकि रिएक्शन और एक्शन वाली फोर्स दोनों की दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट है, तो वो रेस्ट में रहेगी। क्लियर है? बताइए, समझ गए? Yes. चलिए ये सेकंड एग्जांपल देखिए। व्हाइल वॉकिंग वी प्रेस द ग्राउंड यानी कि एक्शन विद अवर फीट स्लाइटली स्लैंटेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, देन द ग्राउंड आल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अस। ठीक है, अब देखिएगा कि हमने ये कहा कि जिस तरह से फोर्स लगती है, जिस तरह से एक्शन होता है, रिएक्शन भी उसी तरीके से होता है। तो कभी भी अगर जब हम चलते हैं तो हम पैर को सीधा अगर ज़मीन पर रखेंगे या सीधा अगर हम ज़मीन को प्रेस करेंगे तो हम चल नहीं सकते। हम हमेशा क्या करते हैं, हम ग्राउंड को प्रेस करने की कोशिश करते हैं, अपने लेग से ग्राउंड को पीछे की तरफ प्रेस करते हैं। तो ग्राउंड जो है, ग्राउंड भी हमारे लेग को आगे की तरफ प्रेस करता है, तो हम चल ही रिएक्शन की वजह से पाते हैं। ठीक है ना, जो ग्राउंड हमारे पैर पर रिएक्शन लगाता है उसी वजह से चल पाते हैं। तो अब हमने मान लिया, आप देखिए डायग्राम बना रखा है, यहाँ पर मैंने पैर भी बनाए हैं।
तो उसमें क्या है कि टायर जो है वो हमेशा एक एंगल पर पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे। तो हमने ये कहा कि भाई ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और इस तरफ फोर्स लगाया है, फोर्स इस तरफ लगाया है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड। तो हमारा जो फुट है वो ग्राउंड पर जो फोर्स लगा रहा है वो ऐसे इस डायरेक्शन में लगा रहा है। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय द फुट, तो रिएक्शन फोर्स भी इस डायरेक्शन में आएगा। तो हम ये कहेंगे कि रिएक्शन फोर्स कुछ ना कुछ एंगल तो बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो सही सीधी बात है कि भाई हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, आर कॉस थीटा, और ऐसे ही वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, आर साइन थीटा। तो ये जो ग्राफ है उस ग्राफ में ये समझा रखा है। समझ गए? बताइए, क्लियर है? H इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, V इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये H मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स और V मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स। ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ मैं आगे कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए जी, ओके।